एप्लाइड फिजिक्स के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। तरंग गति प्रकृति में ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है, द्रव की गति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा तरंग गति द्वारा। तरंग गति ऊर्जा स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तरंग गति में हम देखेंगे यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचरित होती हैं। ध्वनि तरंगें, जल की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। उदाहरण प्रकाश की तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों, नंबर 1 माध्यम की प्रत्यास्थता तथा नंबर 2 माध्यम के जड़त्व के कारण ही संभव होता है। उपयुक्त उदाहरणों से तरंग गति की विशेषताओं को निम्न दिया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं। पहले उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण हमारा यही हो जाएगा, जब किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है तो पत्थर के टुकड़े के गिरने के स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ये विक्षोभ मौलिक आकृति में एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारों तक पहुंच जाता है। इसका कारण यह है कि जल में जिस स्थान पर पत्थर गिरता है वहां का तल दबने से एक गड्ढा हो जाता है, परंतु जल अपने प्रत्यास्थता के गुण के कारण इस परिवर्तन का विरोध करता है तथा जल चारों ओर से आकर इस गड्ढे को भरने लगता है। चूंकि चारों ओर से आने वाले जल में गति होती है, अतः गड्ढे के भर जाने पर भी जड़त्व के गुण के कारण जल कुछ देर तक आता रहता है, जिससे उस स्थान पर जल का तल चारों ओर के तल की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठ जाता है। अब तल पुनः इसका विरोध करता है तथा जल नीचे की ओर जाने लगता है। इस प्रकार उस स्थान पर जल के कण ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। ये कण अपनी गति की ऊर्जा को अपने पास वाले सभी दिशाओं के कणों को दे देते हैं तथा स्वयं अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ये दूसरे कण भी अपनी गति की ऊर्जा को अपने समीपवर्ती कणों को दे देते हैं और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। ये क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। स्पष्ट है कि इस क्रिया में जल के कण अपना स्थान स्थायी रूप से नहीं छोड़ते, केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं तथा पत्थर द्वारा जल में उत्पन्न विक्षोभ बराबर आगे बढ़ता रहता है। अर्थात पत्थर द्वारा जो ऊर्जा जल के कणों को दी जाती है वह बराबर आगे वाले कणों को संचरित होती रहती है, लेकिन जल के कण इस विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। उदाहरणतः यदि पत्थर के जल में गिरने के स्थान से कुछ दूर जल के पृष्ठ पर कॉर्क का टुकड़ा तैर रहा हो, तब तो जब विक्षोभ कॉर्क तक पहुंचता है तो कॉर्क अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन गति करने लगता है तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद कॉर्क की दोलन गति समाप्त हो जाती है और कॉर्क अपने प्रारंभिक स्थान पर ही रहता है। स्पष्ट है कि ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण द्रव कण के संचरण के बिना ही होता है। इसी प्रकार जब किसी रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर तथा उसके दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर या नीचे की ओर झटका दिया जाता है तो झटका देने के स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो उसी आकृति, सुरंग तथा गर्त के रूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर रस्सी के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, लेकिन रस्सी का प्रत्येक भाग अपने ही स्थान पर रहता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति द्वारा कुछ बोला जाता है तो वास्तव में मुख द्वारा निकली ध्वनि ऊर्जा के द्वारा समीप के वायु कणों को या तो आगे धकेलकर या पीछे खींचकर उन्हें ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस भाग की वायु का घनत्व अस्थायी रूप से बढ़
अथवा घट जाता है। वायु के ये विक्षोभित कण वायु की अगली परत पर बल लगाकर अपने विक्षोभ उस परत को स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार ये विक्षोभ वायु में आगे बढ़ता हुआ श्रोता के कान के समीप वाली वायु में पहुंच जाता है, जिसे श्रोता द्वारा सुना जाता है। वक्ता द्वारा अपने पास की वायु में उत्पन्न किया गया विक्षोभ वायु में चलता है, किंतु वायु स्वयं नहीं चलती। किसी शब्द को बोलते समय जो वायु वक्ता के समीप होती है वह सदैव वक्ता के समीप ही रहती है, यहाँ तक कि उस क्षण भी जबकि संदेश श्रोता तक पहुँच चुका होता है। इस प्रकार उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंग तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तो तरंग गति के ये दो उदाहरण हो गए। जिसे हम बोलते हैं तो वो भी जो ध्वनि सुनाई देती है वो यांत्रिक तरंग के कारण ही सुनाई देती है। तरंग गति की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न करने में होती है। नंबर 2, तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ एक निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ता है। ये पॉइंट तरंग गति के गुण हैं। तरंग गति के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते, वरन अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्त गति करते हैं। तरंग गति के द्वारा माध्यम के कणों के दोलन की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। तो इसमें माध्यम की कण गति नहीं करते तरंग गति में, बल्कि ऊर्जा गति करती है। माध्यम के कण एक स्थान से अपनी साम्यावस्था की इधर उधर गति करते हैं। इस प्रकार की गति को हम यांत्रिक तरंग के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसको क्या बोलेंगे, तरंग गति कहेंगे। प्रगामी तरंग धारा, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन। जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग धारा कहते हैं।